ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जो है नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। तो वही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार फिर वापस आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि मैंने अब तक कौन सी टॉपिक कंप्लीट की है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पे क्या, बैक्टीरिया के शेप के बारे में। एंड बैक्टीरिया का शेप कंप्लीट होने के बाद हमने पढ़ा था इसके फ्लैजिला के बारे में। तो ये मैंने बना दी है इसके फ्लैजिला। और फिर फ्लैजिला की हमने पढ़ी थी अरेंजमेंट्स के बारे में, है ना। मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और सिफिलोट्राइकस। और ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज पेरिट्राइकस। क्लियर। उसके बाद में हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसमें एक हुक होता है और फिर एक शाफ्ट होता है और एक फिलामेंट होता है। तो हुक जो होता है उसमें क्या होता है, 2 रिंग पेयर होती है। इनर रिंग पेयर कौन सा था, एम और एस, और आउटर रिंग पेयर पी और एम रिंग पेयर, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। उसके बाद हमने फ्लैजिला के बाद टॉपिक डिस्कस किया था यहाँ पे सेल वॉल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्या, सेल वॉल। जो हम लोगों ने यहाँ पे बैक्टीरिया की स्टेनिंग किया था। तो स्टेनिंग करते वक्त एक्चुअली जो क्रिस्टल वॉलेट होता है वो बेसिकली स्टेन किसको करता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल को स्टेन करता है। तो उसके बेसिस पे हमने फिर यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था। एंड देन फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था पिलाई के बारे में। तो एक हमने देखा था लॉन्गर पिलाई और एक देखा था शॉर्टर पिलाई। लॉन्गर पिलाई का नंबर होता है 1 to 5 एंड उसका कहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्जुगेशन के अंदर। सो दैट्स व्हाई इसको कॉन्जुगेशन पिलाई और हम बोलते हैं क्या, सेक्स पिलाई। और दूसरा हमने देखा था शॉर्टर पिलाई, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्री, जिनका बेसिकली काम क्या होता है, सरफेस के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करना। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे इसके ऊपर पढ़ा था ग्लाइकोकैलिक्स। एंड ग्लाइकोकैलिक्स अगर एक थिक और टफ लेयर फॉर्म करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। और इन केस अगर ये लूज और थिन अगर लेयर है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, स्लाइम लेयर। तो कैप्सूल का काम क्या होता है, ये पैथोजन से बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। गलत बोला मैंने, होस्ट के इम्यून सिस्टम से क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा। और वहीं पे अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इसमें स्लाइम लेयर का, जो बेसिकली बैक्टीरिया को डेसिवेशन से प्रिवेंट करता है, मतलब उसको सूखने नहीं देता है, ड्राइंग से प्रिवेंट करता है। एंड साथ में कॉलोनी फॉर्मेशन में और सबस्ट्रेट के साथ उसको चिपकाने में हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया ना। इसके बाद आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इतना टॉपिक यहां तक कंप्लीट किया था, शेप, फ्लैजिला, सेल वॉल, पिलाई और ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। अब यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर आज मैं पढ़ाऊंगी मेसोजोम्स के बारे में। तो एक हम लोग यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे मेसोजोम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे इसके क्या बारे में, यहाँ पे डीएनए के बारे में, इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। और जेनेटिक मटेरियल के बाद में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में एंड इसकी ऑर्गेनेलीज के बारे में। ठीक है। तो आज इसके साथ जो है बैक्टीरिया का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेसोजोम। तो मेसोजोम क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे क्या, मेसोजोम्स के बारे में। तो मान लीजिए कि ये हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, सबसे बाहर मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, ये ब्लैक कलर का सेल वॉल। अब यहाँ पे मैं रेड कलर से बनाने वाली हूँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आप सेल मेम्ब्रेन को ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से देखते रहिए। सेल मेम्ब्रेन को जब आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है। क्या कंडीशन दिखाई दे रही है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ क्या हुआ, इनफोल्ड हो गई। और इसके इनफोल्डिंग से ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा रहा है, दिस इज मेसोजोम। तो मेसोजोम इज टेक्निकली इनफोल्डिंग ऑफ क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब आप लोग देख रहे हो कि ये मेसोजोम जो है सेल के बिल्कुल सेंटर तक आ चुका है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा सेंट्रल मेसोजोम। और ये वाले मेसोजोम अभी भी बैक्टीरिया की पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। सो दैट्स व्हाई इनको बोला जाएगा पेरिफेरल मेसोजोम। अब क्या मुझे बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है क्या? तो जो भी न्यू स्टूडेंट है आप लोग भी याद रखना, कोई भी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स के अंदर टोटली एब्सेंट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा। तो नाउ क्वेश्चन ये है कि ये बैक्टीरिया फिर एटीपी फॉर्मेशन कैसे करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है इसके पास, क्योंकि बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है। तो नाउ ये एटीपी फॉर्मेशन कैसे करेगा? तो सिंपल सी बात है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते वो सारी की सारी एंजाइम्स को निकाल के हम लोग यहाँ पे इसको प्लेस कर देते। तो उस केस में ये वाली जो प्लेस है ये अब क्या करेगा, यहां से फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्या ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ये जो पेरिफेरल मेसोसोम है इसका बेसिकली फंक्शन हो जाएगा क्या, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। इतना क्लियर हुआ है ना? चलिए, मेसोसोम होता है क्या है, दिस इज इनफोल्डिंग, दिस इज इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मेसोसोम के टाइप्स कितने होंगे, 2 टाइप होंगे। एक हो जाएगा यहाँ पे पेरिफेरल मेसोसोम, पेरिफेरल मेसोसोम, और एक हमारे पास हो जाएंगे कौन से, सेंट्रल मेसोसोम, पेरिफेरल मेसोसोम एंड सेंट्रल मेसोसोम। एंड पेरिफेरल मेसोसोम का काम क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इसका फंक्शन होता है एटीपी सिंथेसिस। तो जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोकैरियोटिक सेल के मेसोसोम, दोनों कैसे हो गए, दोनों का सेम फंक्शन होगा। क्लियर? सो आप लोग यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो मेसोसोम है ये बेसिकली क्या है, ये मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। एंड यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है, एटीपी का सिंथेसिस कर रही है। सो इसके बेसिस पे क्या मैं बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोल सकती हूँ क्या? ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इस तरीके से अब हम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को और बोला जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत? नाउ उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके सेंट्रल मेसोसोम के बारे में। तो ये जो मैं सर्कुलर बना रही हूं ना, ये बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो आप लोग क्या देख रहे हो कि डीएनए जो होता है वो अटैच्ड होता है किसके साथ, सेंट्रल मेसोसोम के साथ, और होना भी चाहिए। अगर आपने इस बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए को एक पर्टिकुलर प्लेस पे कर फिक्स नहीं किया तो बैक्टीरिया के अंदर इस तरह से मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे ये डीएनए बार बार सेल वॉल के साथ टकराएगा और फिर ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, फ्रेजाइल होता है ना, तो ये टूट सकता है। तो इस डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक पोजीशन पे होल्ड कर देंगे, एक पोजीशन पे फिक्स कर देंगे। तो सेंट्रल मेसोसोम का काम क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, पहला काम। दूसरा, अगर मान लो कि मैंने इस डीएनए को अगर एक फिक्स पोजीशन पे अगर मतलब अटैच नहीं किया तो क्या दिक्कत होगी। अब मान लो कि बैक्टीरिया के अंदर होने जा रहा है बाइनरी फ्यूजन। तो बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा तो आप लोग क्या देखोगे कि यहाँ पे 2 बैक्टीरिया जब फॉर्म होंगे तो एक बैक्टीरिया के पास दोनों डीएनए चले जाएंगे और एक बैक्टीरिया जो है बिल्कुल खाली रह जाएगा, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है ही नहीं। पर अब इस केस में होता क्या है कि ये जो मेसोसोम होता है जिसके साथ अटैच्ड होता है हमारा बैक्टीरिया का डीएनए, तो अब जब बाइनरी फ्यूजन होगा तो वो बाइनरी फ्यूजन एग्जैक्टली इस सेंट्रल मेसोसोम के बीच से होकर निकलता है और फिर ये इस तरीके से डिवाइड करता है। तो इस तरीके से डिवीजन होने से क्या फायदा होगा कि यहाँ पे इसके जेनेटिक मटेरियल डीएनए का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, इस डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है इसमें जब बाइनरी फ्यूजन होगा और जब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनेंगे तो ये कैसे फॉर्म होंगे,
तो कॉमन सेंस की बात है कि जो ब्लू कलर है ना, दिस वन इज सेल वॉल। तो दो बैक्टीरिया के बीच में एक नई सेल वॉल बन जाती है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया पे तो सेल वॉल होती ही है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हम फाइनली यहाँ पे लिखेंगे कि सेंट्रल मेसोसोम का काम क्या है। तो पहला काम होगा यहाँ पे क्या, अटैचमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा काम होगा हेल्प इन सेल डिवीजन। और आप लोग समझ ही रहे हो कि सेल डिवीजन किस तरीके से। और ये जो ब्लू कलर बना था ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो यानी इस न्यू सेल वॉल का फॉर्मेशन भी किसने किया था, मेसोसोम ने। तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। तो अब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना। तो इस तरीके से ये हमारा मेसोसोम वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज डीएनए। तो वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं तो बैक्टीरिया के अंदर ये तो इसका मेन डीएनए आपको दिखाई दे ही रहा है, बट कभी कभी इसके अलावा यहाँ पे मेन डीएनए को छोड़कर कोई और छोटा सा सर्कुलर डीएनए भी इसमें मिल सकता है, मीन्स मे बी प्रेजेंट। और इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाएगा यहाँ पे क्या, प्लाज्मिड। और क्लास 12th के अंदर इस प्लाज्मिड पे पूरा एक चैप्टर आपको पढ़ना है, 12th क्लास। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये प्लाज्मिड जो है ये दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए, क्योंकि मेन डीएनए तो ये वाला है ना। तो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और कैसा है, सर्कुलर डीएनए, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड, ठीक है। तो नाउ इसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करें अगर हम, तो इसमें पहला हो जाएगा कौन सा, पहला इसमें हो जाएगा मेन डीएनए। एंड बैक्टीरिया का जो मेन डीएनए होता है, पहली चीज तो हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड। जैसे हम लोग जो है डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कहने का क्या मीनिंग हुआ कि हमारे पास फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, सेकेंड क्रोमोसोम की भी 2 कॉपी है, थर्ड क्रोमोसोम की 2 कॉपी, फोर्थ क्रोमोसोम की 2 कॉपी, फिफ्थ क्रोमोसोम की 2 कॉपी, सिक्स की भी 2 कॉपी। यानी ईच एंड एवरी क्रोमोसोम हैव इट्स 2 कॉपी। बट बैक्टीरिया के अंदर एक ही डीएनए होता है बस, और वो भी कितना होता है, 1। तो क्या मैं बोल दूं कि ये हैप्लॉइड होता है। एंड इसमें डीएनए भी कितना होता है, जस्ट 1। मीन्स बैक्टीरिया के अंदर उसके पास टोटल जितनी भी जो जीन्स होती है वो सारी की सारी एक ही डीएनए पे प्रेजेंट होती है, एक सिंगल डीएनए पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब क्या मुझे बताओ, हमारी तरह मीन्स जैसे जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स का एक खास बात क्या है कि इस डीएनए के ऊपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना किसका फीचर है, दिस इज फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बट जब नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम बोलेंगे कि इसका मेन डीएनए है विच इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मिलेगी, एब्सेंट होगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसमें डीएनए के स्ट्रैंड कितने होंगे, 2 स्ट्रैंड है या एक सिंगल स्ट्रैंड। कोई बात नहीं, आप लोग नहीं समझे, आप लोगों ने कभी डीएनए का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, है ना, जो इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर दे। तो ये मैंने एक स्ट्रैंड बना दिया, फिर ये मैंने दूसरा स्ट्रैंड बना दिया, तो कितने स्ट्रैंड हो गए, 2 स्ट्रैंड। तो इस तरह से डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हेलिकली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है। ऐसा हम क्लास 11 के अंदर पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का। अब तुम एक चीज सोचो कि अगर मैं इस एंड को पकड़ के इस वाले एंड के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर्कुलर डीएनए। एंड यू नो सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होना एक प्रोकैरियोटिक फीचर है, बट हमारा डीएनए कैसा होता है, हमारा डीएनए लीनियर होता है।
तो यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, लीनियर, जबकि प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए होगा। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके अंदर ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा वाला स्ट्रैंड हो गया। तो इस तरीके से ये डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। इसका फुल फॉर्म देख लेना, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड होगा और आपको दिखाई देगा सर्क्यूलर। कैसा दिखाई देगा, सर्क्यूलर। और आगे में एक प्रोटीन का नाम लिख रही हो, तो सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन। क्या लिख रही हो, हिस्टोन प्रोटीन। बेटा अभी सिर्फ आप इसको याद रखना, ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगी और इवन क्लास 12th में इस पूरे हिस्टोन प्रोटीन का पूरा पढ़ना है टॉपिक। मीन्स हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है और ये कितने टाइप्स की होती है, और बेसिकली ये डीएनए को कॉइलिंग के लिए यूज की जाती है। एंड हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली यूकैरियोटिक डीएनए को कॉइल करने के लिए यूज की जाती है। बट जब हम यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो हिस्टोन प्रेजेंट होना यूकैरियोटिक फीचर, हिस्टोन एब्सेंट होना प्रोकैरियोटिक फीचर। तो हिस्टोन प्रोटीन का प्रेजेंट होना, दिस इज यूकैरियोटिक कैरेक्टर, याद रखिएगा। तो इसका डीएनए कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है, और इसका डीएनए होता है नेकेड। एंड नेकेड मीन्स इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इस तरह की डीएनए को, जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो ये इस स्ट्रक्चर को क्या मैं न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर बोल सकती हूँ क्या, दिस इज न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर, है ना। तो इसके लिए हम एक स्पेशल टर्म यूज करते हैं, दिस इज जीनोफोर, जीनोफोर, या फिर इसको बोला जा सकता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब पुराना, प्राचीन न्यूक्लियस, प्रिमिटिव, है ना। या फिर इसको बोला जा सकता है क्या, न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड टर्म याद रखना, ये क्लास 12th में फिर वापस आएगा। या फिर इसको बोल सकते हैं हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस। इंसिपिएंट मतलब अगेन पुराना, प्राचीन, तो इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो इनमें से जो अच्छा लगे आप वो नाम बोल दीजिए, जीनोफोर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो ये सारे इसके डीएनए के लिए टर्म यूज की जाती है, जिसके ऊपर डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। क्लियर। तो ये मेन डीएनए जो है वो कभी कभी प्रेजेंट होगा या ऑलवेज प्रेजेंट होगा। जब आप बोल ही रही हो कि मेन डीएनए है, सबसे जरूरी है, मेन है, तो मतलब ये तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होगा। पर अगर मैं दूसरा यहाँ पे डिस्कस करूं प्लाज्मिड के बारे में, तो ये प्लाज्मिड जो है बेटा ये कभी कभी प्रेजेंट होता है ना। तो यहाँ पे ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड डीएनए होगा, मीन्स एक ही होता है, मीन्स इसकी कोई कॉपी नहीं होती है ना, इसका मीनिंग ये होगा। और इसके ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है। अब अगर मैं इस डीएनए का स्ट्रक्चर बनाऊं, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये भी आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है और ये भी आपको डबल स्ट्रैंडेड ही दिख रहा है, और इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। बट ये बैक्टीरिया की हेल्पर डीएनए, ये एसेंशियल डीएनए नहीं है। मेन डीएनए का मतलब दिस वन इज एसेंशियल डीएनए, क्योंकि ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। बट इसको बोला जा सकता है एक्सेसरी डीएनए, या फिर बोला जा सकता है इसको हेल्पर डीएनए। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है ना। पहले हम लोग लिख देते हैं कि ये कैसा होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है या दो, इसमें भी दो स्ट्रैंड है। अगर आप दोनों का साइज देखो तो ऑब्वियसली ये डीएनए बड़ा होगा और ये छोटा सा डीएनए होगा, नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा डीएनए। तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर स्मॉल नेकेड एंड सेल्फ
सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अब सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब वो अपनी फोटोकॉपी खुद बना सकता है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ाया था ना कि ये हमारे पास 2 बैक्टीरिया होते हैं और मान लीजिए कि इसके पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है और अगर ये प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है तो ये अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा और वो दूसरी कॉपी जो है लॉन्गर पिलाई की हेल्प से, इसकी हेल्प से, लॉन्गर पिलाई की हेल्प से वो चला जाएगा किसमें, वो चला जाएगा इसके अंदर आ जाएगा और इसके पास भी क्या आ चुका है, अब प्लाज्मिड आ चुका है। ये क्लियर हो गया। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, स्मॉल, नेकेड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए इज नोन एज प्लाज्मिड। याद रखिएगा, क्लास 12 में काम आएगा। अब अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक्चुअली इस प्लाज्मिड का सिग्निफिकेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी इन प्लाज्मिड के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी कभी एंटीबायोटिक खाते हैं ना, तो कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक की वजह से मरते नहीं है, इवन वो एंटीबायोटिक को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो मतलब उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस किसने प्रोवाइड किया, इस प्लाज्मिड ने। मान लीजिए मैं बोल रही हूं कि ये हमारे पास प्लाज्मिड है, ये हमारे पास प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड के ऊपर मान लीजिए कि एक जीन प्रेजेंट है। जैसे आप लोग क्लास 12 में जाके पढ़ोगे बेटा कि एक एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होती है। एम्पिसिलिन क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है और ये जीन प्रेजेंट है। नहीं, ये एम्पिसिलिन बना नहीं रहा है, इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन का इफेक्ट नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है ना कि एंटीबायोटिक की वजह से बैक्टीरिया मर जाते, पर ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास जो जीन प्रेजेंट है दिस इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ये जीन क्या करती है, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाती है और वो एंजाइम जो होते हैं ना एंटीबायोटिक को ही तोड़ देते हैं। तो अगर मान लो कि तुम किसी पे वो मतलब अटैक करने गए और तुम्हारे हाथ में एक तलवार है और किसी ने तुम्हारी तलवार ही तोड़ दी सामने वाले ने, तो क्या अब ना उसके ऊपर अटैक कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो तुम कौन हो गए, एंटीबायोटिक, है ना। तो अब तुम किसी के ऊपर अटैक कर रहे हो तो सामने वाला कौन हो गया, बैक्टीरिया। अब मान लो कि वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक को ही डिग्रेड कर दे, तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, फाइनली वो बैक्टीरिया जो है उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, सबने सुना होगा। टीबी जो बीमारी होती है ना उसका ट्रीटमेंट 9 महीने तक चलता है, 9 मंथ तक, और एक दिन भी अगर आपने वो दवाई छोड़ दी तो टीबी का फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। ऐसा आपने कभी सुना होगा। टीबी एक तरह से लाइलाज होती है बेटा, मतलब बहुत लंबे टाइम तक बहुत ज्यादा हाई डोज खानी पड़ती है एंटीबायोटिक की, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो काफी सारे एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट हो चुका है। पॉइंट समझ आया? तो ये रेजिस्टेंस वाली जीन जो है इस कहां प्रेजेंट होती है, ये प्लाज्मिड पे प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की प्लाज्मिड को हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड, और ऐसा हम लोग क्लास 12 में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको कुछ टाइप्स पढ़ा रही हूं, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। सबसे पहले आ जाएगा इसके अंदर आर प्लाज्मिड। अब आर प्लाज्मिड का क्या मीनिंग होता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, बिकॉज इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, ये प्लाज्मिड जो है वो कैरी करता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैरी करता है। सो दैट्स वाई वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। इतना समझ आ गया। दूसरा एक और आता है कौन सा, एफ प्लाज्मिड, एंड एफ प्लाज्मिड को हम बोलते हैं फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एफ फॉर फर्टिलिटी। एक्चुअली ये जो प्लाज्मिड है ये पार्टिसिपेट करता है कॉन्जुगेशन के अंदर। मैंने अभी बोला था ना कि 2 बैक्टीरिया पास में आएंगे एंड फिर एक बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड कॉपी करेगा एंड दूसरे को ट्रांसफर कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो वो एक्चुअली कौन सा प्लाज्मिड था, वो प्लाज्मिड होता है कौन सा, एफ प्लाज्मिड।
सो ये वैसे भी हम पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एक और प्लाज्मिड में आपको बताती हूँ यहाँ पे सुपरबग के बारे में। एक्चुअली क्या होती है, बहुत सारी ऐसी सुपरबग, एक बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जो पेट्रोल खाते हैं। हाँ बेटा, क्योंकि पेट्रोल भी है क्या, बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कोई तो खाया जाता है, समझ आ रहा पॉइंट। तो अगर मान लो कि पेट्रोल के बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, लाइक टोलुइन, जालुइन, जाइलिन, टोलुइन, बेंजीन, नैफ्थलीन, इस तरह से बहुत सारे केमिकली कंपाउंड होते हैं। अब मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, जैसे मैं एक समझा देती हूँ कि जैसे पेट्रोल या क्रूड ऑयल होता है ना, जो हम लोग जमीन से निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल, उसके अंदर मान लीजिए 5 डिफरेंट तरीके के क्या है, केमिकल्स प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जो है इस पूरे क्रूड ऑयल में से फर्स्ट वाले केमिकल को डाइजेस्ट करता होगा, सेकेंड वाली बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो है वो सेकेंड डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल को डाइजेस्ट करता है। क्रूड ऑयल के अंदर जो थर्ड वाला जो केमिकल है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई और बैक्टीरिया है, एंड फोर्थ वाले को केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए कोई अलग टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है ना। सो बेसिकली पेट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जीन्स होते हैं, क्योंकि जीन से बनते हैं एंजाइम्स। और बेसिकली बायोलॉजी में काम ही कौन करता है, बायोलॉजी में सारे काम करते ही कौन है, एंजाइम्स। और एंजाइम्स बनते कहां से, जीन से बनते है ना। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस फर्स्ट वाले बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे इसको डाइजेस्ट करने वाली जीन पहले वाले बैक्टीरिया में है। अब क्या हो कि अगर मैं इन 5 डिफरेंट जीन्स को मिला के एक ही प्लाज्मिड में अगर डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है और इसके अंदर अब मैंने यहाँ पे जीन डाल दिया, कौन सा, फर्स्ट वाला, जो पेट्रोल के फर्स्ट वाले केमिकल को डाइजेस्ट कर दे। इसमें मैंने ऐड कर दिया सेकेंड वाला जीन, थर्ड वाला जीन, फोर्थ वाला जीन और फिफ्थ वाला जीन। और नाउ अब ये वाला प्लाज्मिड में एक बैक्टीरिया को दे दूं, तो नाउ अब ये अकेला बैक्टीरिया जो है वो पेट्रोल के पांचों केमिकल को डाइजेस्ट कर सकता है। सही है नहीं? अगर नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं, वीडियो वापस देख लेना, है ना। तो ये ऑनलाइन क्लासेस की बेटा एडवांटेज भी होते हैं कि आप लोग टॉपिक को 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो, अब डिपेंड करता है कि आपकी श्रद्धा, ठीक है। तो ऐसा कुछ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आनंद चक्रवर्ती, केमिस्ट्री वाले सर ने, आनंद सर ने, एक आनंद चक्रवर्ती सर थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने बेसिकली एक्चुअली एक बनाया था सुडोमोनास पुटिटा, सुडोमोनास पुटिटा, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं सुपरबग, 1983 में। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जैसे इंडिया के अंदर मान लीजिए इराक और ईरान से अगर हमें क्रूड ऑयल मंगवाना है, तो क्रूड ऑयल हम लोग मंगवाते कैसे, जहाजों के थ्रू मंगवाते हैं, पानी के थ्रू, है ना। अब मान लो कि बीच में आ गया तूफान, और तूफान के अंदर जहाज जो होगा वो पलट जाएगा। अब सोचो उसमें क्रूड ऑयल जो आता है ना बेटा, वो कितने टन्स में आता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। अब इमेजिन करो कि इतना बड़ा जहाज पानी में उल्टा हो गया, तो वो सारा का सारा जो पेट्रोल होगा, जो क्रूड ऑयल होगा, वो ओशियन के बिल्कुल टॉप पे फ्लोट करता रहेगा। अब फ्लोट करने से क्या दिक्कत होगा कि जो एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन होगी वो पानी में डिजोल्व नहीं होगी, तो अंदर वाली जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे वो बेचारे मर जाएंगे सारे। अंदर पानी, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा पानी के अंदर, तो बेचारे जितने भी जो प्लांट्स होंगे वो सारे मर जाएंगे। और अल्टीमेटली जब वो पेट्रोल, इतना सारा क्रूड ऑयल वेव के साथ में जाएगा कहाँ पे, किनारों के पास, है ना, जो ओशियंस के किनारे होते हैं ना, एंड होते हैं, वहां पे जाएगा, और वो क्रूड ऑयल वहां जाके खूब सारा डिपोजिट हो जाएगा। एंड उसकी वजह से जो बेचारे, है ना, पानी के आसपास वाले एरिया में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो सारे वहां मर जाएंगे। तो अब फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, इतने बड़े कैटास्ट्रॉफ को, इतने बड़े पॉल्यूशन को क्लीन कैसे किया जाए। अब पॉसिबल तो है नहीं कि आप लोग हथौड़े फावड़े लेके जाओगे वहां पे, खैर हथौड़े का तो क्या रोज यूज है, तो ऐसे मतलब आप लेके तो जाओगे नहीं कि सफाई करें चलो, है ना। तो वहां पे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आनंद चक्रवर्ती, 1983 के अंदर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया की प्लाज्मिड में से
उन जीन्स को आइसोलेट किया जो पेट्रोल के डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को डाइजेस्ट कर दे, और उन सारी जीन्स को मर्ज करके एक प्लाज्मिड बना दिया, और इस प्लाज्मिड को उन्होंने एक बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया। तो नाउ अब ये अकेला बैक्टीरिया जो है वो क्रूड ऑयल के ऑलमोस्ट सारे ही कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट कर जाएगा। मीन्स उस बैक्टीरिया के लिए बेटा क्रूड ऑयल जो है खाना है, भोजन है उसका, और वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस क्रूड ऑयल को सारे का सारा डाइजेस्ट कर जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगी क्या, क्लीनिंग। तो इतना अच्छा काम किया था साइंटिस्ट आनंद चक्रवर्ती ने, ठीक है। और सबसे पहले ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इन्होंने पेटेंट भी करवाया था, और मैंने अपनी बीएससी में प्रोजेक्ट बनाया था ये वाला। तो ध्यान रखना, इसमें बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरिया का नाम है सूडो, पॉल्स नहीं, सूडोमोनास पुटीटा। ये पुटीडाम बेटा ये क्लास 12th में आएगा वापस, तो ध्यान रखना। और बेसिकली इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सुपरबग बोलते हैं। और ये कब बनाया गया था, 1983 के अंदर, साइंटिस्ट आनंद चक्रवर्ती, बंगाली थे ना चक्रवर्ती, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये अभी 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। कौन सा, एक तो मेसोसोम और दूसरा हमारा कंप्लीट हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। और आज मैं बैक्टीरिया का फाइनली स्ट्रक्चर कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कौन सा, साइटोप्लाज्म। देखो इसको, ओके चलो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 2 चीजें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, ये इसका मैंने सेल वॉल बनाया जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन या फिर म्यूरिन का। इसके बाहर यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स में भी प्रेजेंट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा प्रेजेंट ही होगा, है ना। और ये जो मैं बना रही हूँ दिस इज पिलान, एंड ये जो डायग्राम है दिस इज फ्लैजिला, तो सबसे बड़ी वाली लेयर्स है ना। और बाकी ये वाली स्ट्रक्चर क्या होंगी, दिस इज फिम्ब्रिन, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया का शेप जो पढ़ा था। तो ये मैं कौन सा बैक्टीरिया बना रही हूँ, बैसिलस, मीन्स जो रॉड शेप होते हैं, जिनकी लेंथ ज्यादा होती है विड्थ से। एंड फिर इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है, बिकॉज वो अंदर की तरफ फोल्ड होके एक तो बनाएगी सेंट्रल मेसोसोम और एक बनाती है क्या, पेरिफेरल मेसोसोम। एंड पेरिफेरल मेसोसोम का काम हमने देखा था एटीपी प्रोडक्शन, जबकि सेंट्रल मेसोसोम के साथ में बैक्टीरिया का अटैच्ड होता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। तो ये तो उसका मेन डीएनए हो गया, बट कभी कभी मेन डीएनए को छोड़कर इसमें छोटा सा एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी हो सकता है, दैट इज प्लाज्मिड। तो इतना टॉपिक हमने अब तक कवर किया है। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ने वाले साइटोप्लाज्म के बारे में। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 2 स्ट्रक्चर दिखाई देगा, एक तो दिखाई देगा यहाँ पे ऑर्गेनेलीज। एंड अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया के अंदर, तो जैसा कि हमने बोला था कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है, एब्सेंट। इसका मतलब ये हुआ कि बैक्टीरिया के पास जो भी ऑर्गेनेली होगी उसके ऊपर मेम्ब्रेन तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे इसके अंदर मिलेगा क्या, ओनली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज, ओनली मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। जैसे इसमें मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा राइबोसोम। और ध्यान रखना कि जब हम राइबोसोम की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं वो होते हैं 70S, एंड यूकैरियोट्स के जो राइबोसोम होते हैं दैट इज 80S। और इनके बारे में जब हम
ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, तो आपको पूरा स्ट्रक्चर पढ़ना है कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना बैक्टीरिया के पास कौन से वाले राइबोसोम है, बैक्टीरिया के पास यहाँ पे 70S राइबोसोम है, जबकि यूकेरियोट सेल के पास हमारे पास कौन से राइबोसोम होते हैं, तो हमारे पास होते कौन से 80S राइबोसोम। अब देखो आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर प्रीवियस हो सकता है 10th में आपने पढ़ा होगा ना। होता क्या है कि हमारे पास डीएनए होता है एंड डीएनए के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जीन से पहले बनता है आरएनए और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन। और हो सकता है कि बेटा ये प्रोटीन जो है एंजाइम भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जैसे A+B और फिर फाइनली यहां से बन रहा है क्या, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से मैं बोलूंगी कि बायोलॉजी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, तो उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और एंजाइम बने किसके होते हैं, एंजाइम का केमिकल नेचर होता है क्या, प्रोटीन्स। प्रोटीन बनता कहां से, आरएनए से। आरएनए को कौन बनाता है, डीएनए या फिर जीन बनाता है। तो ये सीक्वेंस आप लोग याद रखना। तो अब अगर मैं जब बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है और डीएनए का पोर्शन, उसकी स्मॉल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन। अब जीन से पहले टेक्निकली क्या बनता है, यहां पे बनता है एमआरएनए। अभी एम फॉर मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इसके पास क्योंकि और भी डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, बट हमें यहाँ पे मतलब किससे, प्रोटीन बना से। तो प्रोटीन बनाने के जो मैसेज होते हैं वो मैसेंजर आरएनए के पास प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा क्या, मैसेंजर आरएनए, बिकॉज इसके पास प्रोटीन बनाने का मैसेज होता है। और फिर इसके बाद यहां से बन जाते हैं क्या, फाइनली प्रोटीन्स। तो प्रोटीन बनाता कौन है, अभी तक आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि प्रोटीन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती किसकी है, राइबोसोम की। राइबोसोम पे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। पर कौन सा प्रोटीन बनेगा, इसके मैसेज कौन देगा, तो आप बोलोगे एमआरएनए देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीन से जब एमआरएनए बनेगा तो इस एमआरएनए के ऊपर बाइंड होगा राइबोसोम। कौन बाइंड होगा, राइबोसोम। तो ये जो मैं डायग्राम बना रही हूं ना ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर की क्या है, राइबोसोम। और फिर इस राइबोसोम के ऊपर यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होती है, ये जो रेड कलर में बना रही हूं दिस इज प्रोटीन। तो ये रेड कलर का क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो कुल मिला के राइबोसोम बाइंड होते हैं एमआरएनए पे एंड देन कौन सी प्रोटीन बनानी है ये उनको बताएगा कौन, मैसेंजर आरएनए। पर अगर आप लोग शायद ध्यान से अगर देखो इस डायग्राम को, तो ये भी 12th क्लास में वापस आएगा। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इसमें एक एमआरएनए 4 प्रोटीन बना रहा है फिलहाल इस डायग्राम के अंदर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक सिंगल एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड है, मतलब ये अकेला एमआरएनए एक से ज्यादा तरह की प्रोटीन बनवा सकता है, पक्का। तो इस तरह के राइबोसोम्स को हम बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम। मैं इसका डायग्राम बनाती हूँ। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप लोग एनसीईआरटी ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ये बनाया हुआ है एमआरएनए और इस एमआरएनए के ऊपर इस तरह से बाइंड है राइबोसोम्स। जरा देखो एनसीईआरटी ध्यान से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक एमआरएनए के ऊपर एक से ज्यादा राइबोसोम बाइंड है, तो ये क्या होगा, पॉलीराइबोसोम। पॉली मीन्स बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर, मोनोमर। पॉली मीन्स मैनी, तो मैनी राइबोसोम बाइंड ऑन सिंगल एमआरएनए। और या फिर आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं पॉलीजोम। तो इनमें से जो नाम अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए, ठीक है। और बेटा ये प्रेजेंट होना प्रोकैरियोटिक फीचर है, बाकी हमारे अंदर यूकैरियोट्स के अंदर एक एमआरएनए पे एक ही राइबोसोम बाइंड होता है और उससे एक ही सिंगल टाइप की प्रोटीन्स बनती है, ठीक है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, वापस देख लो। और इसको आप लोग कॉपी के टॉप पे या कहीं पे रफ में लिख लेना, ठीक है। तो अब इसके
सेकेंड ऑर्गेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज गैस वैक्यूम। तो पहला ऑर्गेनली कौन सा हो गया, राइबोसोम, एंड द सेकेंड वन इज गैस वैक्यूल। अब गैस वैक्यूम, हम नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्या है, गैस फिल्ड होगी। तो जब इसमें गैस फिल्ड होगा तो ऑब्वियसली हेल्प क्या करेगा, तो ये बायोन्सी में हेल्प करेगा। तो हेल्प इन बायोन्सी, बायोन्सी मतलब फ्लोटिंग। तो कॉमन सेंस यूज करो कि क्या ये गैस वैक्यूल सारे ही बैक्टीरिया में होगी, नहीं। कौन से बैक्टीरिया में होगी, जो पानी में रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया पानी में रहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको बोला था कि ये प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ध्यान रखिएगा, नाम इसका एल्गी है, बट ये एल्गी नहीं 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 है। पहले शुरू में जब साइंटिस्ट को पता चला था कि ये एल्गी होती है, उन्होंने इसका नाम रख दिया था गलत, क्योंकि उनको दिखाई दिया था वो ब्लू ग्रीन कलर की। पर बाद में पता चला कि ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ नॉट एल्गी, दिस इज बैक्टीरिया। तो इसका नाम साइंटिस्ट ने करेक्ट करके फिर फाइनली रखा साइनो बैक्टीरिया। EIPMT 2012 का क्वेश्चन है ये। द करेक्ट नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज साइनोबैक्टीरिया। तो दिस वन इज रॉन्ग नेम, दिस वन इज करेक्ट नेम। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी रहती है पानी के अंदर, तो उसको वहां पे फ्लोटिंग में हेल्प करेगा कौन, गैस वैक्यूम। और इवन ये आपको मिलेगा कहां पे, एंड इन सल्फर बैक्टीरिया। अभी सल्फर बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगी, है ना, कैसे होता है ये। चलो मैं जैसे शॉर्ट में आपको समरी बता ही देती हूँ। देखो, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या बोलते हैं कि CO2 होता है प्लस H2O, फिर क्लोरोफिल होता है, एंड देन यहाँ से C6, H12, O6 एंड फाइनली यहाँ से O2 प्रोड्यूस होती है। तो एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन होता है, हम लोग उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। पर जब बैक्टीरिया की बात आती है, सल्फर बैक्टीरिया की, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ सल्फर बैक्टीरिया की, तो सल्फर बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे वो वाटर की जगह यूज करता है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड यहाँ पे O2 की जगह फिर रिलीज होगी क्या, सल्फर। सो दैट्स वाई इन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। और सिंस ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो सल्फर बैक्टीरिया भी है क्या, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। ये क्लियर हो गया। तो ये भी रहते हैं पानी के अंदर, सो दैट्स वाई इनके अंदर भी बायोन्सी प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, गैस वैक्यूम। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे देखो, बैक्टीरिया बेचारा एक सिंगल सेल होता है, तो इसके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर तो है नहीं जहां पे ये अपनी चीजों को स्टोर करे। फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, आलू का प्लांट है ना, पोटैटो प्लांट है, और उसको अगर स्टार्च को डिपॉजिट करना है तो वो इमरजेंसी के लिए स्टार्च को कहाँ डिपॉजिट करता है, पोटैटो में। कुछ लोग शुगर पोटैटो में स्टोर करते हैं, कुछ कैरेट में, कुछ रेडिश में। तो हर एक प्लांट के पास एक अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो अपने फूड को रिजर्व करता है, स्टोर करता है, कंजर्व करता है। बट बैक्टीरिया बेचारा एक सिंगल सेल, तो अब इसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर तो है नहीं जहां पे ये फॉर इमरजेंसी चीजों को स्टोर करे। तो वो टेक्निकली करता क्या है, अपने ही साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पे कुछ चीजों को स्टोर कर लेता है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आपको दिखाई देंगे कुछ ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक था ऑर्गेनली, सेकेंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे ग्रेन्यूल्स। तो इनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्या, ये जो रिजर्व्ड फूड होता है, रिजर्व्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, चलो मुझे याद आ जाएगा अभी। अरे इनके लिए टर्म यूज करते हैं इंक्लूजन बॉडी। इनके लिए टर्म हम यूज करते हैं इंक्लूजन बॉडी या इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स। अगर इसको समझना है तो सिंपल सा समझो कि दिस इज स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। ठीक है,
अब इसके भी बेटा 2-3 टाइप्स होते हैं, तो सुन लो। एक होता है वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अब वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स वो वॉल्यूट कलर के कब दिखाई देंगे, है ना, वॉयलेट कलर के कब दिखाई देंगे, जब वो स्टोर करते हैं क्या, फॉस्फेट। तो ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट के स्टोरेज पे इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अगर मान लो कि यहाँ पे ये ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं ग्लाइकोजन के, तो ग्लाइकोजन तो जानते ही हो आप लोग, है ना, तो इसके अंदर आपको दिखाई देंगे क्या, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल हमारी तरह फॉर लाइक एनिमल्स, बैक्टीरिया भी अपना फूड स्टोरेज करते हैं कौन सी फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, पक्का। अच्छा, एक ऑर्गेनेली मुझे और पढ़ानी थी आपको यहाँ पे, क्रोमेटोफोर्स के बारे में। तो आप लोग एक काम करना, इसको इसी सीक्वेंस में लिखना, पहले राइबोसोम, देन सेकंड गैस वैक्यूल एंड द थर्ड वन इज क्रोमेटोफोर। क्या पढ़ेंगे, क्रोमेटोफोर, बस लास्ट टॉपिक। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी की साइनोबैक्टीरिया के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यू नो ये है क्या, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या होती है, बिल्कुल ही एब्सेंट। तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, एब्सेंट। तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं किसके थ्रू, क्रोमेटोफोर्स के थ्रू। इसका स्ट्रक्चर मैं जब आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहां मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है फिलहाल के लिए कि क्रोमेटोफोर्स आर लाइक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट, ये मैं जब प्लस लिखूं तो इसका मतलब समझ जाना, दिस इज प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। वो भी किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। सो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं कहाँ पे, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। तो फोटोसिंथेटिक, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, है ना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन क्रोमेटोफोर्स। एक काम करती हूँ, मैं छोटा सा इसका एक डायग्राम ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन कर ही देती हूँ। तो मान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो ये जो ग्रीन कलर से जो मैं बना रही हूं ना, ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर, ये है बेटा इनकी क्रोमेटोफोर्स। अब इसका एंटायर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो वो मैं आपको सेकेंड चैप्टर में समझाऊंगी। तो ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर है ना, इनको हम बोलते हैं क्या, क्रोमेटोफोर्स। और बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड दैट इज क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, नहीं करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर्स के अंदर। बिकॉज बैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट भी क्या होगा, एब्सेंट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आप लोग प्लीज एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलो फिर आज के ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग शुरू करेंगे सेल वॉल से। ठीक है, चलो फिर टाटा बाय बाय, आज के लिए इतना ही, और खूब सारा अच्छे से रिवीजन कर लेना।